आप सुन रहे हैं दमन चक्र उपन्यास का भाग 4। एसीपी ने आगे कहा, और सर, ये कि किसी बात से इनकार करना या उससे मुकर जाना आसान होता है। मुकरने वाला अगर रसूख वाला आदमी हो तो उसकी ज़बान पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। हमारे पास रसूख वाले आदमी के खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस तो बहुत हैं, लेकिन ऐसी कोई बात हमारे पास नहीं है जो कि कील ठोक कर कही जा सके। अब रसूख वाला आदमी ऐसे सबूतों को नकार सकता है, लेकिन प्रेस ऐसी बातों को दोनों हाथों से लपकती है। जो इल्ज़ाम इस खड़ी हम लगाने में असमर्थ हैं, वो जब सारे भारत के अखबार चिल्ला कर लगाएंगे तो ना वो चिल्लाती आवाज़ बंद करना मुमकिन होगा और ना ही कान बंद कर लेने से कुछ हासिल होगा। बड़े और जिम्मेदारी के सरकारी ओहदे पर बैठे किसी बड़े आदमी के खिलाफ निर्विवाद रूप से साबित भले ही कुछ ना हो पाए, लेकिन उसकी तरफ शक की एक मजबूत सुई उठाना या एक उंगली उठाना उसके लिए बहुत अहितकर बात होती है सर। पब्लिक ओपिनियन का उसके खिलाफ चले जाना भी तो उसके लिए अहितकर बात होगी ना। ये समझा जाना कि कोई गुनहगार तो था लेकिन को साबित ना हो सका तो भी किसी की थू तो करा ही सकता है। और बस, तो तुम्हारा मेरे पर यह इल्ज़ाम है कि कॉल सोहल था। मैं इस हकीकत से वाकिफ़ था और मैं उसको फ़रार कराने में उसका मददगार बना। सर, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन जवाब तो यही है, हाँ। तो अब तुम क्या करोगे? मुझे गिरफ्तार करोगे? आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। केस की बाबत मैं आपसे स्पष्टीकरण के लिए आया था, जो कि मुझे हासिल हो गया। उस स्पष्टीकरण से तुम्हें इत्तेफाक नहीं? जी नहीं। इसलिए अब तुम्हें अपने उच्च अधिकारियों के पास जाओगे तो प्रेस के पास भी जाओगे। मैंने ऐसा कब कहा? दो टूक नहीं कहा, लेकिन घुमा फिरा कर इशारेबाजी में तो कहा ही। एसीपी ने उत्तर नहीं दिया। नो, पांडे जिद भरे स्वर में बोला। सर, आप हमें जाने की इजाज़त दीजिए। अभी नहीं, अभी इजाज़त नहीं है तुम्हें। अभी तुम्हें मेरे फाइनल जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं बिल्डिंग में कहीं जा रहा हूँ, लौट के आऊँ तो जाना मेरा फाइनल जवाब लेकर। या पांडे एक क्षण ठिठका फिर बोला, मुझे लेकर। एसीपी सकपकाया। यहीं बैठना, जाना नहीं। मैं गया और आया। ओके। एसीपी का फिर अपने आप ही सहमति में सर हिला। गुरबख्श लाल की याद का लोटस क्लब में दोपहर बाद के उस वक्त रौनक थी, लेकिन वैसी नहीं थी जैसे कि शाम ढले और फिर देर रात तक होती थी। अपनी अलग अलग गाड़ियों में बिरादरी भाई वहाँ पहुँचे। उन चारों को ही क्लब का पुराना डोरमैन बाखूबी पहचानता था। 4 गाड़ियों में उन दादाओं का एक साथ वहाँ पहुँचना उसे खटका। उसने तत्काल इंटरकॉम पर कुशवाहा को खबर दी। गुरबख्श लाल के ऑफिस में उसकी कुर्सी पर बैठे उसके भूतपूर्व लेफ्टिनेंट कुशवाहा ने बहुत गंभीरता से वो खबर सुनी। तत्काल उसने अपने खास आदमी द्विवेदी को तलब किया। बिरादरी पूरी की पूरी यहाँ पहुँच गई है। मुझे आसार अच्छे नहीं लग रहे। उनकी यहाँ मौजूदगी के दौरान तुम भी यहाँ मेरे पास ही मौजूद रहना, हथियार बंद और चौकन्ना। वो लोग तुम्हारी मेरे साथ मौजूदगी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन कोई कैसा भी मिजाज दिखाए, जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ से नहीं टलना। समझ गए? कुशवाहा ने चिंतित भाव से कहा। समझ तो गया, लेकिन आपके ख्याल से क्या यहाँ दिन दहाड़े कोई खून खराबे की नौबत आ सकती है? कुछ कहा नहीं जा सकता। वो चारों ऐसे ही लाल साहब के बिरादरी भाई नहीं थे। सब घिसे हुए दादा हैं। जो करना होता है बेखौफ करते हैं, बिना अंजाम की परवाह किए। मेरे से वो सब खफा हैं और गाय बगाए अपनी नाराज़गी जाहिर करते भी रहते हैं, लेकिन ऐसी टीम बनाकर वो पहले कभी नहीं आए। अगर हम पहले ही पुलिस को खबरदार कर दें तो? अभी नहीं। अभी हम उनका मिजाज भापेंगे और फिर ज़रूरत समझेंगे तो पुलिस को खबर करेंगे। मैं ज़रूरी समझूंगा तो अपने पाँव के करीब मौजूद वो बटन दबा दूंगा, जिससे नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर घंटी बजेगी। फिर पुलिस यहाँ खुद ही आ जाएगी। लाल साहब के बाद ये इंतज़ाम आपने बहुत उम्दा किया है। जो वो सब छोड़ो, बाहर जाके देखो कि वो लोग तफरीहन यहाँ पहुँचे हैं या फिर मैं उनका निशाना हूँ। अगर दूसरी बार ठीक हो तो उन्हें अदब से यहाँ लेकर आना, लेकिन यहाँ से टलना नहीं। ठीक। और वो कितने ही बड़े मवालिक क्यों ना हो, ज़रूरत पड़ने पर उनके खिलाफ हथियार का इस्तेमाल करने से ना चूकना। आगे जो होगा देखा जाएगा। वो यहाँ हथियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत करेंगे? बोला ना, जो होगा देखा जाएगा। अब जाओ यहाँ से। तत्काल द्विवेदी वहाँ से रुखसत हुआ। 5 मिनट बाद वो चारों बिरादरी भाइयों के साथ वहाँ लौटा तो कुशवाहा ने उठकर उन सबको इस्तकबाल किया। वेलकम,
आज तो चींटी के घर भगवान आया। बड़ी बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे कुशवा। बिराजिए। चारों विशाल ऑफिस टेबल के सामने अगल बगल बैठ गए। द्विवेदी मेज के पीछे कुशवा के करीब दीवार से लगकर खड़ा हो गया। उसने बड़े सहज भाव से अपना दायां हाथ अपनी कोट की बाहरी जेब में सरका लिया। झामरानी ने नेत्र सिकोड़ कर द्विवेदी की तरफ देखा और फिर अपनी बगल में बैठे ब्रजवासी को कोहनी मारी। ब्रजवासी का सर हौले में सहमति में हिला। कैसे आना हुआ साहिबान? कुशवा ने पूछा। बड़ी यूं ही चले आए नहीं, देखने आए कि अपना कुशवा गुरबख्श लाल के ऑफिस में उसकी कुर्सी पर बैठा कैसे सजता है। बड़ी यही देखा कि तू तो बहुत जल्दी फिट हो गया इस ऑफिस में। अब तो उस कर्मा मारे गुरबख्श लाल को कोई याद भी नहीं करता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ सब लाल साहब को याद करते हैं और बड़ी शिद्दत से उनकी कमी महसूस करते हैं। मैं यहाँ की नहीं, दिल्ली के अंडरवर्ल्ड की बात करता हूँ। नहीं, जहाँ की तेरे लाल साहब उतना ही याद किया जाता है जितना कि कोई कमेटी वालों के हाथ मारा खुजली मारा कुत्ता याद किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, और मेरी प्रार्थना है कि आप लोग लाल साहब के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करें। यानी कि तुझे आज भी लाल साहब की कदर है? ब्रजवासी बोला। हाँ, और हमेशा रहेगी। वो मेरे पिता तुल्य थे। मेरी क्या औकात कि मैं अपने आप से कुछ बनाऊँ। ये सब कुछ है वो लाल साहब की वजह से ही तो है। फिर भी सोहल का साथ तो दिया, बरादरी का साथ छोड़ा, बरादरी की मुखाफलत करके सोहल का सगा बना। ये बात लाल साहब की मौत के इतने महीनों बाद दोहराना बेमानी है। फरीदाबाद में लाल साहब की कोठी पर नए साल की रात जो कुछ हुआ था वो ना आप भूले हैं ना मैं भूला हूँ। तब के हालात ये थे कि जो कोई भी सोहल के खिलाफ जाता वो ठौर मार दिया जाता। जब आप लोगों को अपनी जान प्यारी थी तो वो मुझे नहीं थी। हमने सोल का साथ नहीं देता था, पवित्र सिंह बोला। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि आपको ऐसी कोई ऑफ़र नहीं हुई थी। होती तो आप में से किसी की मजाल ना होती कि सोहल की ऑफ़र को ठुकराने की। जैसे थारी ना हुई थी, भोगीलाल बोला। बिल्कुल। अच्छी वकालत कर लेते हो भैया सोहल की, ब्रजवासी ने कहा। वरनी उसने तेरे को ऑफ़र दी, हमें धमकी दी, ऐसा क्यों? अब वजह तो उसे ही मालूम होगी, कभी मौका लगे तो पूछेगा। तेरे को नहीं मालूम? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। और मेरे को ये भी नहीं मालूम कि गड़े मुर्दे उखाड़ना एकाएक क्यों ज़रूरी हो गया है। वही समझाने आए हैं भैया, ब्रजवासी ने कहा। हाँ, तो मैं सुन रहा हूँ। जो कि तेरे साडे ऊपर मेहरबानी है। अब मैं क्या कहूँ? तू नहीं कहे तो और कौन कहे? ऐसी कोई बात नहीं। मेरी आप पर कोई मेहरबानी नहीं, मेरा आपका कोई मुकाबला नहीं। आपके जोड़ीदार आपके बरादरी भाई लाल साहब थे। मैं महज उनका एक अदना गुलाम था। मैं आप लोगों की बराबरी न तब कर सकता था न आज कर सकता हूँ। वडी आज तो कर सकता है नी। आज तो लाला साहब की जगह लाल साहब बना बैठा है। आप कहना क्या चाहते हैं? वड्डी, तू समझे या ना समझे, हम तो तुझे बरादरी भाई समझते हैं और यहाँ आने की हमारी एक ख़ास वजह भी है। अब तू बता कि वो वजह हमें इसके सामने बयान करनी होगी। झामरानी ने द्विवेदी की तरफ निगाह उठाई। झामरानी साहब, मेरी ज़िंदगी में द्विवेदी की वही हैसियत है जो कि लाल साहब की ज़िंदगी में मेरी थी। जब कभी लाल साहब के साथ मेरी मौजूदगी से आपको एतराज़ नहीं हुआ तो मेरे साथ द्विवेदी की मौजूदगी पर भी आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैं आप लोगों के लिए चाय पानी मंगवाऊँ? सिंधी भाई, ये हमें इशारा कर रहा है, या तो हम मतलब की बात करें या अपनी राह लगें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए तो आप लोगों के लिए कुल जहान का वक्त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका वक्त कीमती होगा। ये तो अंग्रेज़ हो गया सिंधी भाई, वक्त की कीमत समझने लगा। इससे मतलब की बात करो, नक्की करो। झामनानी ने सहमति में सर हिलाया। उसे उपेक्षापूर्ण निगाहों से द्विवेदी की तरफ देखा और उसे बताया कि वो सब लोग इकट्ठे होकर फिर से हीरोइन का धंधा शुरू करने का सोच रहे हैं, यानी कि हीरोइन और ड्रग्स का। ये सुनने के बाद कुशवाहा ने उन्हें बताया कि उन्होंने नए साल के ऊपर सोहल से वादा किया था कि वो इस धंधे में नहीं आएंगे और इसी वजह से उन सब की जान बची हुई है। कुशवाहा की बात सुनकर चारों तैश में आ गए और खड़े होकर मारपीट पर उतारू हो गए। ये देखते ही द्विवेदी पास आया, लेकिन अचानक ब्रजवासी के हाथ में एक रिवॉल्वर प्रकट हुआ और पलक झपकते उसने द्विवेदी को शूट कर दिया। द्विवेदी पछाड़ खाकर गिरा और गिरते ही मर गया।
अपनी ज़िंदगी के आखिरी क्षणों में उसके चेहरे पर कोई भाव था तो वो आतंक और अविश्वास का था। ब्रजवासी का वो एक्शन इतना अप्रत्याशित था कि कुशवाहा की आंखें भी डर के मारे फट गईं। उसका पाँव स्वयं भी पाँव के करीब लगे पुश बटन पर दब गया और फिर वो उछलकर खड़ा हुआ। बैठ जा कुशवाहा। ये क्या किया तुमने? भौंकते कुत्ते को चुप कराया। लेकिन बैठ जा। कुशवाहा धम से वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब जो हम कहते हैं उसे गौर से सुन। सोहल की धमकी का हवाला मत दे, समझा? उसे हम में से कोई नहीं भूला, लेकिन अब उसका जिक्र बेईमानी है। क्यों? क्या बेईमानी है? कुशवाहा कठिन स्वर में बोला। क्योंकि उस धमकी को जब एक सलीम खान किसी खातिर में नहीं लाया तो हम चारों भी नहीं लाने वाले। यानी कि आप ड्रग्स के धंधे में हाथ डालने वाले हैं? वड्डी, हम डाल चुके हैं। अब तूने ये फैसला करना है कि तू सोहल का खबरी बनकर रहेगा या हम बरादरी भाइयों का साथ देगा। सोहल की धमकी को नज़रअंदाज करके आप में से कोई जिंदा नहीं बच सकता। मरे माईवा सोल, पवित्र सिंह झल्लाकर बोला। ओए, तब हमें उसने इसलिए डरा धमका लित्ता सी क्योंकि वो ताज़ा ताज़ा गुरबख्श लाल का खून करके हटाया सी। अब वो हम सब की तरफ स्टेन गन ताने था और हम वादा ना करते तो क्या करते? ब्रजवासी ने कहा। यानी कि आप लोगों ने तब सोहल की शर्त की झूठी हामी भरी थी? और ये चल यही समझ ले, झूठी हामी भरने वाले से सोहल का वादा था कि वो लाल साहब से भी बुरी मौत मारेगा। साहिबान, आप लोग ये खामा ख्याली छोड़ दें कि सोहल आपकी करतूतों को नज़रअंदाज कर देगा। वो अपने वादे पर खड़ा नहीं उतरेगा। खड़ा उतरने के लिए सलामत रहेगा तो खड़ा उतरेगा ना? ससुरा वही जाने है ना मारना, और कोई ना जाने है। मैं इस बात का एक ही जवाब दे सकता हूँ, विनाश कर ले विपरीत बुद्धि। हमारी बुद्धि भ्रष्ट बतावे? सोहल ठीक कहता था। वड्डी क्या कहता था? नहीं यही कि वादा खिलाफी आप लोगों की फितरत थी। उसके खौफ ने आप लोगों को एक वादा करने पर मजबूर किया था। खौफ का साया हटते ही आप लोग शेर हो जाएंगे और मनमानी पर उतर आएंगे। कितना सही पहचाना था उसने आप लोगों को। सब एक साथ हंसे। उसने कुछ और भी कहा था जो आप भूल गए जान पड़ते हैं। उसने कहा था अगर किसी ने उसके साथ वादा खिलाफी की तो उसे खबर भी नहीं होगी और वो प्रेत बनकर उसके सिरहाने खड़ा होगा, उसे उसकी वादा खिलाफी की सज़ा देने के लिए, उसकी ज़िंदगी पर अपना दावा पेश करने के लिए। ऐसा करने के लिए उसे दिल्ली आना होगा। सिंगल फेयर खर्च के रिटर्न टिकट लेकर आएगा तो रिटर्न फेयर बेकार जाएगा, क्योंकि जहाँ हम उसकी वापसी कराएंगे ना, वहाँ के लिए भाड़ा नहीं खर्चना पड़ता। कुशवाहा ने एक आहासी भरी और बोला, मुझे अफसोस है कि अफसोस ना कर साईं, फैसला कर। तू हमारे साथ है या हमारे साथ नहीं? मैं आपके साथ हूँ, लेकिन सवाल अगर ड्रग्स के धंधे की बात का है तो मेरा जवाब है मैं उसमें आपके साथ नहीं हूँ और ना हो सकता हूँ। आप लोग मुझे नतीजे से नहीं डरा सकते। आपकी तरह मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता, भले ही जान चली जाए। हाँ सरदार जी, भले ही जान चली जाए। पवित्र सिंह ने हड़बड़ाकर झामनानी की तरफ देखा। फिर तो भैया तैयार हो जा राम नाम सत्य के लिए। कुशवाहा ने आंखें बंद कर ली। ब्रजवासी के हाथों में थमी रिवॉल्वर ने आग उगली। कुशवाहा अपनी कुर्सी पर ढेर हो गया। उसकी बंद आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। तभी एकाएक ऑफिस का दरवाज़ा खुला। सबने चौंक कर पीछे देखा। एक वर्दीधारी सब इंस्पेक्टर भीतर कदम रख रहा था। पांडे अपने बॉस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के डायरेक्टर जगदीप कनौजिया के ऑफिस में उसके सामने बैठा था। पुलिस वालों की वहां आमद और उससे ताल्लुक़ रखता तमाम वाक़या वो अपने बॉस के सामने दोहरा चुका था। सर, आखिर में वो बोला, अब मुझ पर यह इल्ज़ाम है कि मैंने न सिर्फ एक इश्तिहारी मुजरिम का दोस्त, मददगार और किसी हद तक आश्रयदाता था, बल्कि पुलिस की आंखों में बाकायदा धूल झोंक कर उसे फरार हो जाने का मौका दिया। ये तो गंभीर इल्ज़ाम है। बट दैट इज़ योर प्रॉब्लम। सर, आई एग्री दैट इज़ माई प्रॉब्लम, लेकिन इसका हल आपके पास है। अब तुमको एक इश्तिहारी मुजरिम को इतना सर नहीं चढ़ाना चाहिए था, उससे दोस्ती नहीं गांठनी चाहिए थी। सर, गुस्ताखी माफ़ हो, आप इस बात को सरासर नज़रअंदाज कर रहे हैं कि वो इश्तिहारी मुजरिम कौन था। वो कोई भी हो, वो कोई नहीं था, वो सोहल था। सोहल ने कभी हमारे महकमे पर कितना बड़ा उपकार किया था। मुझे उम्मीद है आप इतनी जल्दी इस बात को नहीं भूल गए होंगे।
अगर भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। सोहल वो शख्स था जिसने हमारे एक ऐसे काम को अंजाम दिया था जिसे कि हम कभी भी खुद ना कर पाते। वो अपनी जान पर खेलकर स्वयं नेक पॉइंट से बादशाह अब्दुल मजीद दलवई को हमारे लिए ज़िंदा पकड़ कर लाया था। स्वयं नेक पॉइंट वो जजीरा था जिस पर हम इसलिए कदम नहीं रख सकते थे क्योंकि वो पाकिस्तान की मिल्कियत था। अगर हम स्वयं नेक पॉइंट पर कदम रखते तो आप जानते हैं हमारा ये कदम अपने आप में एक नई इंडो पाक वार की बुनियाद बन जाता। और बादशाह अब्दुल मजीद दलवई तो वो आदमी था जो हमारे मुल्क में फैले आतंकवादी ग्रुप्स को AK-47 रॉकेट लॉन्चर्स जैसे आधुनिक हथियार और RDX जैसा विध्वंसक विस्फोट पदार्थ सप्लाई करता था और हमारे सरहदों से पार आतंकवादी कैंप्स ऑर्गेनाइज करता था जहाँ की उन्हें आधुनिक हथियार चलाने और देश में अराजकता फैलाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसे शख्स को जिसकी परछाई भी छुपाने में हम असमर्थ थे, वो आदमी हमारे लिए स्वयं नेक पॉइंट से जीता जागता पकड़ कर लाया था, जिसका नाम सोहल है, जो इश्तिहारी मुजरिम है और अब मुल्क और मुल्क के कायदे कानून का दुश्मन है। उसने प्लेट में सजाकर हमें बादशाह को पेश किया। बादशाह की गिरफ्तारी के बाद ही उससे हासिल जानकारी के दम पर ही हमने भारत में फैले आतंकवादी ग्रुप्स के खिलाफ दमन चक्र चलाया था और सारे भारत में उसकी हस्ती मिटाने में, उसके अड्डों को नेस्तनाबूद करने में हमें बड़ी कामयाबी मिली थी। एक इकलौते शख्स की वजह से हमें वो कामयाबी मिली थी जो हमारे महकमे के लिए तो क्या, हमारे फौजियों के लिए भी सपना थी। ऐसे कारनामा किसी इश्तिहारी मुजरिम ने अमेरिका में करके दिखाया होता तो उसके जुर्मात की लिस्ट कितनी भी लंबी क्यों ना होती, वहाँ की सरकार ने उस पर काली लकीर फेर दी होती और खुद राष्ट्रपति ने उसे व्हाइट हाउस में बुलाकर उसकी पीठ ठोकी होती। हमारे यहाँ ऐसे पार्डन का कोई नियम नहीं, नियम बराबर है, ये कहिए उसे इस्तेमाल में लाना कभी ज़रूरी नहीं समझा गया। पांडे, काइंडली कम टू द पॉइंट। सर, आई एम ऑलरेडी देयर, दिस इज़ द पॉइंट। सर, पॉइंट यही है कि उस असली हीरो को हम कोई तमगा, कोई सनत, कोई खिताब ना दे सकें, लेकिन खुद हमने वो सब बढ़ बढ़ के बटोरा। हमने? जी, आपने भी, बिल्कुल। आपको उस बेमिसाल कामयाबी के एवज में तमगा मिला, खिताब मिला और खूब वाहवाही मिली, लेकिन बादशाह असल में कैसे हमारी पकड़ाई में आया ये आज भी कोई नहीं जानता। आज भी ये स्थापित है कि हमारे महकमे में हमारे ऑफिसर्स ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से इस नामुमकिन काम को करके दिखाया। मैं वो शख्स था, सोहल ने बादशाह को जिसके हवाले किया था और जो मैक्सिमम सिक्योरिटी में बादशाह को मुंबई से दिल्ली लेकर आया था। आप ये पसंद करेंगे आज ये पर्दाफाश हो कि बादशाह की गिरफ्तारी में असल में हमारा कोई योगदान नहीं था? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारे महकमे की बहुत फजीहत होगी, ख़ास तौर से आप जिन्हें के विशेष सेवा मेडल से, पद्मश्री से और भी कई कई इनामों से नवाजा गया है, किस मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे? तो तुम अपना मुंह खोलोगे? अगर चॉइस नहीं हुई तो मैं खोलूँगा सर। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी गिरफ्तारी से ऐसी नौबत आ सकती है कि तुम्हें जबरन अपना मुंह खोलना पड़ेगा? यस सर। ये क्या झमेला खड़ा कर दिया तुमने? क्या ज़रूरत पड़ी थी तुमने उस मामूली क्रिमिनल का तरफदार बनने की? ज़रूरत थी सर, वक्त की ज़रूरत थी। सर, मुझे अफसोस है, जैसे मेरे महकमे ने एहसान फरामोश बन के दिखाया वैसा मैं ना कर सका। मैं इस हकीकत से ना उबर सका कि सोहल ने हमारी बेमिसाल खिदमत की थी, जिसके बदले में हमें नहीं तो मुझे कुछ करना चाहिए था। इसलिए उसकी जो मदद मुझे मुमकिन दिखाई दी वो मैंने की। और सर, एक बात और, वो मामूली क्रिमिनल नहीं था, वो हालात का सताया हुआ एक ऐसा काबिल रहम शख्स था जिसे उसके बुरे वक्त ने जबरन क्राइम की राह पर धकेला था। कभी वो एक उच्च शिक्षा प्राप्त कुलीन और सम्रान शहरी था, दिन में 2 बार गुरुद्वारे जाकर मत्था टेक कर आने वाला वो खालिस इंसान था जो खालसा कहलाता है, मुल्क के कायदे कानून का आदर करने वाला एक नेक शहरी था। तो ऐसा क्या था कि वो क्राइम की राह पर चल दिया? किस्मत सर, नियति। वो क्यों कर अपने आज के अंजाम तक पहुंचा, इसे मैंने तफसील से सुनाया तो अभी सुबह से शाम हो जाएगी। फ़िलहाल आप इतना ही समझिए कि उस शख्स की नियति ही कुछ ऐसी बन गई थी कि वो तो कंबल को छोड़ता है लेकिन कंबल उसे नहीं छोड़ता। वो क्राइम से किनारा करना चाहता है लेकिन वक्त की ज़रूरत, उसकी खोटी तकदीर की मार उसे ऐसा नहीं करने देती।
इसका सबूत ये है कि इतना मशहूर इश्तिहारी मुजरिम, डकैत, खूनी, बैंक रॉबर, वॉल्ट बस्टर और भी पता नहीं क्या क्या अभी कल तक इसी शहर में अकाउंटेंट की मामूली नौकरी करता था। उस तनख्वाह से भी खुश था जो उसे बतौर अकाउंटेंट मिलती थी। उसके बनाने वाले को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि कुत्ते की तरह टुट टुट करती ज़िंदगी ही उसकी नियति बनकर रहेगी, क्योंकि उसकी सैलाब जैसी ज़िंदगी में ठहराव की कोई गुंजाइश नहीं। क्योंकि उसका गुणगान छोड़ो और ये बताओ, उसके लिए तुमने ऐसा क्या किया कि जो अब तुम्हारी मौजूदा दुश्वारी का बायस बन गई है? सर, उसने जो कहा मैंने किया, आइंदा भी वो जो कहेगा मैं करूँगा, बिना अंजाम की परवाह किए। यस सर। इस वक्त तो तुम्हें अपने अंजाम की पूरी पूरी परवाह जान पड़ती है, तभी तो मेरे पास आए हो। आपके पास मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ ये मेरे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। क्या? ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है? तो फिर अगर तुम किसी एक नोन क्रिमिनल के सगे वाले बनकर दिखाओगे तो ये महकमे की प्रॉब्लम है। यस सर। वो असाइनमेंट मुझे सौंपते वक्त जब मुझे ये कहा गया था कि मैं कैसे भी बादशाह को पकड़ कर दिखाऊं, कैसे भी के दायरे में वो सब आता है सर जो मैंने सोहेल के लिए किया था। नहीं आता था। सोहेल के लिए तुमने जो कुछ किया बादशाह की गिरफ्तारी के बाद किया, अपनी जाति हैसियत से किया। ये आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ। ये जानते बूझते कि सोहेल पर हमारे काम करने की कोई पाबंदी नहीं थी, उस पर हमारा कोई जोर नहीं था। जोर था, तुम जानते थे वो इश्तिहारी मुजरिम था। हाँ, मैं जानता था, लेकिन साबित नहीं कर सका था इस बात को। साबित करने की कोशिश में मेरी ऐसी किरकिरी हुई थी कि डूब मरने को जी चाहता था। खुद बॉम्बे पुलिस कमिश्नर ने मेरे सामने, आपके अफसरान के सामने, प्रेस के नुमाइंदों के सामने तस्लीम किया था कि वो सोहेल नहीं था और उसे बाइज्जत रिहा किया गया था, जबकि तुम जानते थे कि वो सोहेल था। मेरे जानने से क्या होता है सर? कानून सबूत मानता है। मेरे पास जो वाहिद सबूत था वो तो उसके खिलाफ टिक ही नहीं सका था। तो फिर क्यों कर वो स्वयं नेक पॉइंट से बादशाह को तुम्हारे लिए जिंदा पकड़ लाने को राजी हो गया? क्योंकि वो देश के हित का काम था। सर, अपने देश का वफादार सिपाही सिर्फ वो ही नहीं होता जो जंग के मुहाम में देश के बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों की फौज का मुकाबला करता है। सिपाही वो भी होता है जो देश के दुश्मन को, इंसानियत के दुश्मन को, देश के कायदे कानून की गिरफ्त के दायरे में लाकर आवाम की ऐसी खिदमत करता है जिसके लिए वो जानता है उसे कोई शाबाशी नहीं मिलने वाली। लेकिन शाबाशी मिलती है, खामोश शाबाशियाँ मिलती हैं। वो लाउड शाबाशी से बिल्कुल अलग होती हैं, जैसे कि आपको मिली या महकमे को मिली। शाबाशी उन माओं को मिलती हैं जिन्होंने ऐसी औलादों को पैदा किया और उनके जाने के बाद वो रोती नहीं है। बस, इनफ। तुम जज्बाती हो रहे हो, जो कि तुमको नहीं होना चाहिए। पांडे, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। यू नो आई एम अ बिजी मैन। सो यू आर सर। तो फिर? कनौजियन ने बड़े अर्थपूर्ण ढंग से वॉल क्लॉक की ओर देखा। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ सर, लेकिन मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। बादशाह को जीता जागता स्वयं नेक पॉइंट से वापस लाकर हमारे हवाले करने के एवज में सोहेल ने कोई शर्त नहीं रखी थी। लेकिन सोचिए, अगर बादशाह के मामले में उसने हमारे आगे कोई मांग पेश करता तो क्या हम उस मांग को ठुकरा देते, जबकि उसने हमें बादशाह के मामले में कामयाबी की गारंटी दी थी? नहीं, तब उस हालात में हमें उसकी हर मांग को कबूल करना पड़ता। तो आप कल्पना कीजिए कि उसने ये मांग की होती कि उसके मुकम्मल क्रिमिनल रिकॉर्ड को गायब कर दिया जाता या वाटर डाउन कर दिया जाता, तो उसे एक आम शहरी बनकर, अरविंद कौल बनकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने का मौका दिया जाता, तो क्या उसकी मांग ठुकरा दी जाती? नहीं। तो फिर दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड से उसके फिंगरप्रिंट्स को तब्दील कराकर मैंने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? पांडे, गुनाह करना खतरनाक नहीं होता, गुनाह करके पकड़ा जाना खतरनाक होता है। तुम्हारी अपनी कहानी ये कहती है कि अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि उस फिंगरप्रिंट्स की हेराफेरी में तुम्हारा हाथ होने की बात का उजागर हो जाना महज वक्त की बात है। तुम्हारे खिलाफ सबसे ज़्यादा डैमेजिंग बात वो ही है। बाकी तुम्हारा कॉल की हिमायत करना या उसकी शिनाख्त सोहेल के तौर पर हो जाना ऐसी बातें हैं जिससे तुम मुकर भी सकते हो। पुलिस वाले पड़े कुछ भी कहते रहे, तुम इस जिद पर अड़े रह सकते हो कि तुम्हें नहीं मालूम था कि वो सोहेल था। उंगलियों के निशानों की लीपापोती हो सकती है सर। कैसे हो सकती है?
मेरे आदमी के कहने पर फिंगरप्रिंट्स विभाग के रिकॉर्ड क्लर्क ने रिकॉर्ड से सोहल की उंगलियों के निशान नष्ट कर दिए थे, बल्कि इधर उधर ही किए थे। वो निशान वापस अपनी जगह पहुंच सकते हैं। फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उस एसीपी की ये खामोश धमकी है कि अगर मेरे खिलाफ कोई एक्शन कारगर ना हो सका तो वो बात प्रेस तक पहुंच जाएगी, प्रेस के जरिए पब्लिक तक पहुंच जाएगी, जो कि मेरे खिलाफ कुछ साबित ना होने पर भी मेरी बेइज्जती करा देगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे लिए मुसीबत है, इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इस मामले में एक बार प्रेस के एक्टिव हो जाने पर हमारे महकमे की पोल भी खुल सकती है कि असल में बादशाह को अपने किसी ऑपरेशन के तहत हमने नहीं पकड़ा था। वो एक मामूली क्रिमिनल द्वारा, एक ऐसे क्रिमिनल द्वारा हमारे मुकाबले में जिसकी सलाहियत ना होने के बराबर थी, हमें डिलीवर किया था। तुम ज़बान नहीं खोलोगे तो ऐसा क्यों कर होगा? प्रेस जब मेरे पीछे पड़ जाएगी तो मैं क्यों अपनी ज़बान बंद रखूँगा? तुम इस बाबत ज़बान नहीं खोलोगे तो मैं इस बाबत ज़बान क्यों नहीं खोलूँगा? कनौजिया ने घूरकर उसे देखा। पांडे ने बेखौफ उससे निगाह मिलाई। पांडे, तुम वही कह रहे हो जो मैं समझ रहा हूँ? मैं नहीं जानता सर, आप क्या समझ रहे हैं? तुम जानते हो पांडे, दिस इज़ ब्लैकमेल। पांडे खामोश रहा। मौन भी स्वीकृति का लक्षण होता है। मैं आप जितना ज्ञानी नहीं सर। कनौजिया खामोश रहा। कितनी ही देर ऑफिस में मुकम्मल सन्नाटा चाह रहा। सर, वो लोग मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं मेरे ऑफिस में। फिंगरप्रिंट्स को यथापूर्व स्थिति में पहुंचाना होगा। इससे बेहतर सोहल कौल की शिनाख्त फेल नहीं हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये काम ज़रूरी है क्योंकि तभी वो फाइलिंग क्लर्क सेफ रह सकता है। आगे तुम्हारा आदमी सेफ रह सकता है और आगे तुम भी सेफ रह सकते हो। यस सर। बात का प्रेस तक पहुंचना रोकना होगा। इस बाबत बिल्कुल टॉप से हुक्म हो जाएगा, लेकिन हुक्म उदूली आजकल आम बात है, इसलिए ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा सावधान? हाँ, तुमने काफ़ी अरसे से कोई लंबी छुट्टी नहीं ली। एक लंबी छुट्टी की रिक्वेस्ट करो आज ही रात, या बड़ी हद कल तक, और फैमिली को लेकर कहीं दूर इलाके में निकल जाओ जहाँ प्रेस की तुम तक पहुँच ना हो सके। कर सकोगे? करना ही पड़ेगा। ठीक, अब जाकर अपने ऑफिस में बैठो और फर्दर डेवलपमेंट का इंतज़ार करो। थैंक यू सर। ये क्या हो रहा है? सब इंस्पेक्टर कड़क का बोला। वड्डी, तू किधर से आया? नहीं, तूने भी अभी आना था। नहीं, क्या हुआ यहाँ? वही जो तेरे सामने हुआ है। अब लौट जा, तेरा नजराना तेरे घर पहुँच जाएगा। नहीं हो सकता, मेरी यहाँ आमद की थाने में खबर है। किद्दा खबर है? पहुँचा कैसे तू इधर? भोगीलाल बोला। थाने में इधर से बटन दबाने पर वार्निंग बेल जाता है। कुशवा ने करवाया था ये इंतज़ाम? हाँ। सत्यानाश, बड्डी, जब आ ही गया तो इधर जो हुआ उस पर पर्दा डाल, अपनी फीस बोल। सब इंस्पेक्टर हिचकिचाया। बड्डी, मेरे को जानता नहीं? जानता हूँ, सरदार जी को भी जानता हूँ, बाकी दो को नहीं जानता। बाकी दो भी अपने बरादरी भाई हैं। बड्डी, अब फैसला कर जल्दी। या क्या? रिवॉल्वर अभी भी ब्रजवासी के हाथ में है। ऐसी हिमाकत भूल कर नहीं करना। मैं यहाँ अकेला नहीं आया। तो बोला ना, फीस बोल। डबल मर्डर केस है, मेरे अकेले से ये रफा दफा नहीं होगा। एसएचओ को खबर करनी होगी। उसकी फ़ीस बोल, वो आकर खुद बोलेगा। तब तक तू अपनी बता दे, वो भी वो आएगा तो बोलूँगा। बोला उसे। सब इंस्पेक्टर ने थाने फ़ोन किया और फिर बोला, अब बोलो क्या हुआ? वड्डी, ये दोनों आपस में लड़ मरेंगी। नहीं चलेगा। सब इंस्पेक्टर ने ब्रजवासी की तरफ देखा, फिर उसके चेहरे से फिसल कर उसकी निगाह उसके हाथों में थमी रिवॉल्वर पर गई। लाइसेंस है? नहीं। यानी कि रिवॉल्वर लाइसेंस शुदा नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है? नहीं। ये अच्छी खबर है। कैसे कैसे अच्छी खबर है? अभी चुप करो, मुझे सोचने दो। एसएचओ को आने दो, तब तक रोकड़े का इंतज़ाम करो। वड्डी, कितने का इंतज़ाम करें? नहीं, कोई रकम तो बोल। 5 लाख, घटबड़ बाद में। वड्डी, 5 लाख में भी गड़बड़ होगी? हाँ, डबल मर्डर केस है, ये तो समझो कि डाउन पेमेंट है। जामनानी ने पवित्र सिंह की तरफ देखा। फ़ोन करना पड़ेगा, पवित्र सिंह धीरे से बोला। कर। पवित्र सिंह ने सहमति में सर हिलाया। तत्काल वो फ़ोन से उलझ गया।
पांडे सीधे वापस अपने ऑफिस नहीं आया। पहले वो महकमे में ही कहीं और पहुंचा, जहां से उसने फ़ोन पर चुपचाप अपने उस आदमी से संपर्क किया जिसने उसके निर्देश पर आगे पुलिस हेडक्वार्टर के फिंगरप्रिंट्स विभाग के फाइलिंग क्लर्क को साटा था और फिंगरप्रिंट्स की फिर से अदला बदली की बाबत उसे वो ज़रूरी हिदायत दी जिस पर बार फुटिंग पर अमल होना ज़रूरी था। उस बाबत तसल्ली हो जाने के बाद वो अपने ऑफिस में लौटा। पुलिसियों को उसने जमाइयाँ लेते और पहलुओं बदलते हुए देखा। सॉरी जेंटलमैन, मुझे आने में देर होगी। नेवर माइंड सर, एसीपी अदब से बोला। तो फिर आपका फाइनल जवाब क्या है? मेरा जवाब। तभी फ़ोन की घंटी बजी। एक्सक्यूज़ मी, पांडे बोला। उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठाया और कॉल रिसीव की। वो कुछ क्षण दूसरी ओर से आती आवाज़ सुनता रहा। फिर रिसीवर एसीपी की ओर बढ़ाता हुआ कहा, तुम्हारा फ़ोन है। मेरा? तुम्हारा फ़ोन है भाई, लेकिन मेरी यहाँ आमद की तो किसी को खबर नहीं। किसी को तो होगी, वरना फ़ोन कैसे आता? एसीपी ने पांडे के हाथ से फ़ोन लिया और बात करना शुरू किया। मैं कमिश्नर साहब के ऑफिस से उनका प्राइवेट सेक्रेटरी बोल रहा हूँ सर। दूसरी ओर से कोई ऐसे उच्च स्वर में बोला जैसे कि आवाज़ पांडे को भी साफ सुनाई दे। साहब खुद आपसे बात करेंगे, प्लीज़ लाइन पर रहिएगा। ओके, एसीपी ने तत्काल जवाब दिया। कुछ क्षण खामोशी रही। उस दौरान एसीपी के चेहरे पर गहन उत्कंठा के भाव प्रकट हो चुके थे। हेलो, दिस इज़ कमिश्नर ऑफ पुलिस स्पीकिंग। गुड आफ्टरनून सर। एसीपी प्राण सक्सेना ऑन दिस साइड सर। व्हाट आर यू डूइंग देयर? प्रश्न इतना अप्रत्याशित, गैर वाजिब और फटकार भरा था कि एसीपी के छक्के छूट गए। सर वो क्या है कि क्यों खामा एसएचओ को उसके थाने से इतनी दूर मूव किया? सर वो उसे फ़ौरन थाने वापस भेजो। उसके साथ कोई और उसके थाने का आदमी है तो उसे भी वापस भेजो। और तुम सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मेरे पास आकर रिपोर्ट करो। यस सर। आधे घंटे में मैं तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ। यस सर। लाइन कटने की साफ आवाज़ आई। एसीपी ने यूं रिसीवर क्रेडर पर रखा जैसे वो एकाएक बहुत वजनी हो गया। फिर उसने बड़े असहाय भाव से पांडे की ओर देखा। सर, आई बो बिफोर योर सुपीरियर रिसोर्सेज, वो धीरे से बोला। क्या? मैं समझा नहीं। पांडे जानबूझकर अनजान बनता हुआ बोला। मैंने अर्ज किया कि मैं आपकी उत्कृष्ट साधन संपत्ति के आगे नतमस्तक हूँ। बहुत खूबसूरती से आपने मुझे मेरी हैसियत समझाई और जात औकात बताई। मैं कबूल करता हूँ कि आपकी अजीम शान हस्ती के आगे मैं बहुत बौना साबित हुआ हूँ। आखिरी शब्द एसीपी ने ऐसे कातर भाव से कहे कि पांडे का दिल पसीज गया। नो ऑफेंस ऑफिसर, देयर इज़ नथिंग पर्सनल, इट इज़ ऑल इन लाइन ऑफ बिजनेस, यू विल लिव एंड लर्न। गुड नाइट सर। गुड नाइट। कनॉट प्लेस थाने का एसएचओ देवीलाल लोटस क्लब पहुंचा। तत्काल उसका माथा सब इंस्पेक्टर उसे ऑफिस के कोने में ले गया और जल्दी जल्दी उसके कान में खुसर पुसर करने लगा। उस दौरान घिसे हुए पुलिसी एसएचओ की निगाह बार बार चारों बिरादरी भाइयों के चेहरे पर फिरती रही और वो रह रह कर सहमति में सर हिलाता रहा। आखिरकार सब इंस्पेक्टर खामोश हुआ। फिर दोनों ऑफिस का कोना छोड़कर बिरादरी भाइयों के सामने पहुंचे। चारों ने सशंक भाव से एसएचओ की तरफ देखा। 10। एसएचओ ने दांत भींचकर बोला। ज़्यादा है? तत्काल ब्रजवासी ने विरोध किया। कम है, एसीपी मांग सकता है, तब और देना पड़ सकता है। बड़ा केस है, बहुत लिपापोती करनी पड़ेगी। हाँ ना, जो करना है जल्दी करो। बड़ी मंजूर है नहीं, 5 अभी पहुंच रहे हैं, 5 एक घंटे में पहुंच जाएंगे। बाकी जैसे थारा हुक्म होवेगा। ठीक है। सबकी जान में जान आई। तुम लोगों को यहाँ आते किसी ने देखा था? सिर्फ द्विवेदी ने देखा था, जो कि मरा पड़ा है। और क्लब में दाखिल होते सिर्फ एक डोरमैन ने देखा था। सिर्फ उसने क्यों, और किसी ने क्यों नहीं? हम हॉल में से गुजर कर नहीं आए थे, हम साइड के एक रास्ते से यहाँ आए थे जो सीधा यहाँ पहुँचता है और जिस पर सिर्फ एक डोरमैन तैनात था। उस डोरमैन का मुंह बंद करना होगा। हो जाएगा। आप लोगों को करना होगा। हाँ जी, हम कर लेंगे। बड़ी ज़रूरत पड़ी तो हमेशा के लिए भी हो जाएगा। नहीं बढ़िया? बटी क्या बढ़िया? नहीं, आप में से कोई यहाँ नहीं आया था। इस वक्त आप कहाँ थे, इसका कोई जवाब सोच के रखना। ओए माँ सदके, अगर जवाब तलबी भी होवेंगी ता। मैंने नहीं कहा कि होगी, लेकिन तैयार रहने में क्या हर्ज होता है? वड्डी थानेदार ठीक बोला नहीं। चंगा, ठीक है। भोगीलाल ने सिर्फ सहमति में सर हिलाया।
एसएचओ द्विवेदी की लाश के करीब पहुंचा। मरने से पहले द्विवेदी अपना रिवॉल्वर वाला हाथ थोड़ा सा जेब से बाहर खींचने में कामयाब हो गया था। एसएचओ ने आगे बढ़कर उसका हाथ पूरा जेब से बाहर खींच लिया और फिर अपने हाथ में रुमाल लपेटकर उसमें से रिवॉल्वर निकाल ली। उसने रिवॉल्वर को अपने सामने ताना और एक फायर किया। गोली भोगीलाल के सर के ऊपर से गुजरती हुई दीवार में जाकर लगी। वो एकदम से डर गया। ये क्या? शट अप! एसएचओ ने उसे घुड़क दिया। वो तत्काल खामोश हो गया। उसके सामने चारों बिरादरी भाइयों की बेचैन निगाहें एसएचओ पर टिक गईं। एसएचओ ने रिवॉल्वर द्विवेदी की मुर्दा उंगलियों में फंसा दी। मारने की कोशिश की। एसएचओ बोला। खुद मर गया, साथ में इसका बॉस भी। सबने चैन की सांस ली। सिर्फ एक ही गोली चला पाया, जो कि दूसरी को नहीं लगी। दूसरा? ब्रजवासी की भवें उठी। पता नहीं कौन था, तफ्तीश होगी। वापसी में अपनी रिवॉल्वर किसी कूड़ेदान में या गटर में फेंकना मत भूलना। हरगिज़ नहीं भूलूंगा, ब्रजवासी बोला। उस पर से अपनी उंगलियों के निशान साफ कर लेना पहले से। हाँ, ज़रूर ज़रूर। अब आप लोग जाओ, खामोशी से, जैसे बिना किसी की निगाहों में आए यहाँ तक पहुँचे थे, बिल्कुल वैसे ही। पंचलक इधर पहुँच गए होंगे, पवित्र सिंह धीरे से बोला। बड्डी, हम बाहर ठहरे नहीं, हाँ आकर अपना सामान ले लेना, मैं साथ ही चलता हूँ, एसएचओ बोला। झूलेलाल, कितना फुर्तीला ऑफिसर है नी। पीछे सब इंस्पेक्टर को छोड़कर सब वहाँ से रवाना हो गए। चैप्टर 4। विक्टर ने टैक्सी तारदेव में उस मल्टी स्टोरी इमारत के सामने रोकी जिसमें ओरिएंटल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस था। विट्ठल के पहलू में संजीदा सूरत इरफान बैठा हुआ था और पीछे विमल और नीलम मौजूद थे। दोनों उस घड़ी डबल ब्रेस्ट के मैचिंग वाले काले सूट और एक जैसी सफ़ेद कमीज़ें और काले टाइयाँ पहने थे। विमल के ऊपरी होठ पर नकली मूछ थी, जिसकी जोड़ीदार दाढ़ी उसकी जेब में थी। वो अपनी आंखों की पुतलियों पर नीले कॉन्टैक्ट लेंस लगा कर आया था और ऊपर सुनहरी फ्रेम वाला सुरमई रंगत के शीशों वाला चश्मा लगाया था। वैसे ही चश्मा नीलम भी लगाई थी। उसके अतिरिक्त वो सर पर इस्सा भाई वेगवाला की देन युवकों में बहुत आधुनिक कट का समझा जाने वाला वेग, मोटी भवे और फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ लगाई थी। उसके हाथ में व्यवसायियों जैसा एक कीमती ब्रीफकेस था। विमल अपनी नाक में प्लास्टिक की 2 गोलियां डाले था, जिसकी वजह से उसके नथुने फूले हुए थे और जब वो बोलता था तो उसकी आवाज़ में तब्दीली आ जाती थी। उसकी ये भी खुशकिस्मती थी कि उसकी गिरफ्तारी की मंशा से कंपनी ने जो उसका असली सूरत का, उसके नए चेहरे का और उसकी पीएन घड़ीवाला वाली फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ वाली सूरत का प्रचार करवाया था, वो ही सिर्फ अंडरवर्ल्ड में ही हुआ था। वो आम पब्लिक या पुलिस में नहीं हो पाया था। उसका इरादा पहले फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ के साथ ही बोर्ड की मीटिंग में पेश होने का था, लेकिन ऐन मौके पर उसने दाढ़ी उतार कर जेब में रख ली थी, क्योंकि उसने अनुभव किया था कि दाढ़ी और मूछें दोनों में उसकी सूरत काफ़ी हद तक राजा गजेंद्र सिंह जैसी लगने लगती थी। वैसे भी जो थोड़ा बहुत मेकअप उसने अपनाया था वो पर्सनालिटी चेंज करने के लिए था, हुलिया चेंज करने के लिए नहीं था। अलबत्ता नीलम का मेकअप हुलिया चेंज करने के लिए ही था, जो दाढ़ी मूछ के बिना अपनी चिकनी सूरत की वजह से पहचानी जा सकती थी कि वो औरत थी। वो नीलम को साथ लाने के हक में कतई नहीं था, लेकिन उसकी ज़िद के सामने उसकी एक नहीं चली थी। नतीजा वो उसके तकरीबन मिलते जुलते बहुरूम में ही उसके साथ आई थी। कर्टसी राजेश चठार मिस्टर कॉल की वहाँ 4:30 बजे ही अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स थी। वो और नीलम टैक्सी से बाहर निकले। सब काबू में है ना बाप? इरफान बेचैनी से बोला। बिल्कुल, फिक्र न को मियाँ, ये साहब लोगों के यहाँ की मीटिंग है, यहाँ कोई पंगा होने की उम्मीद नहीं, विमल ने आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला। उन साहब लोगों में साहब दांडेकर भी है, एक अकेला नहीं, इसलिए कोई वांदा नहीं। हम कब तक इंतज़ार करें? ये भी कोई पूछने की बात है? जाहिर है जब तक हम लौट ना आए। ना लौटे तो? तू पागल है? अरे यकीन कर मेरा, इधर कोई खतरा नहीं। बात तेरे साथ बॉडीगार्ड होना मांगता है ना, बॉडीगार्ड इधर। विमल ने कोट हटाकर उसे पतलून की बैग में खुशी रिवॉल्वर दिखाई। हो तो फिक्र ना कर, और भी इंतज़ाम है। ठीक है, तू बोलता है तो। इरफान खामोश हो गया। बाप, वो कल वाली बात, एकाएक विट्टा बोला। कौन सी कल वाली बात? वो जो मैं धारावी से उस भाई के आदमी से पीछू लगेला था, आंकड़े के साथ। अच्छा, वो लौट के सुनूंगा। और टेलीफोन नंबर वाली बात मैं भी बोलना भूल गया, इरफान बोला। सब लौट के सुनूंगा, अभी टाइम नहीं। दोनों खामोश हो गए। विमल और नीलम इमारत में दाखिल हुए। ठीक 4:30 बजे वो दोनों ओरिएंटल के विशाल बोर्ड रूम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हाजिर थे।
वहाँ उन्हें केवल चेयरमैन और एमडी का परिचय प्राप्त हुआ। एमडी जो कि महेश दांडेकर था और चेयरमैन एक सफ़ेद बालों वाला सूरत से ही संभ्रांत, संपन्न और इज्जतदार लगने वाला आदमी था। उसका नाम रणदीवे था और वो बोर्ड टेबल के हेड पर विराजमान था। दांडेकर उसके पहलू में विराजमान था और उसके मुकाबले में वो सूरत से भी हल्का आदमी लगता था। उसके चेहरे पर सख्ती और काइयापन के स्थायी भाव थे और उसकी मोटी तोंद, फूले हुए पपोटे और आंखों में खिंचे लाल डोरे उसकी विलासी प्रवृत्ति की साफ चुगली कर रहे थे। हाजिर डायरेक्टर साहिबान में से विमल ने राजेश जेठाल के अलावा एक सूरत और पहचानी। ऐन उसके पहलू में एयरपोर्ट का इत्तफाकन मिले अताउल्ला खान साहब का बड़ा साहबजादा मोहसिन खान मौजूद था। मोहसिन खान 2-3 बार सरसरी निगाह से उसे देख चुका था और लगता नहीं था कि उसने उसे पहचाना था। सो मिस्टर कॉल, चेयरमैन धीरे गंभीर स्वर में बोला, काइंडली स्टेट योर बिजनेस। यस सर, विमल तत्पर स्वर में बोला। हाजिर साहिबान की जानकारी के लिए मैं अर्ज करता हूँ कि हम राजा गजेंद्र सिंह के प्रतिनिधि हैं, जो कि एक नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है। नैरोबी के बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन अब मुंबई में सेटल होने की तैयारी कर रहे हैं। उनके कई बिजनेस हैं, लेकिन यहाँ वो होटल बिजनेस में कदम रखना चाहते हैं। बल्कि रख चुके हैं। चेयरमैन रणदीप की भवें उठी। जी हाँ। विमल ने नीलम को इशारा किया तो नीलम ने ब्रीफकेस को अपने घुटनों पर रखकर खोला। उसमें से एक लिफाफा निकालकर विमल को सौंपा और ब्रीफकेस को बदस्तूर बंद कर दिया। लेकिन इस बार उसने ब्रीफकेस को नीचे कुर्सी के पाए के साथ फर्श पर टिकाकर रखने की जगह अपने गोद में ही पड़े रहने दिया। विमल ने लिफाफा खोला और उसमें मौजूद एक कागज़ बाहर निकाला। कागज़ शेयर सर्टिफिकेट था। विमल ने बड़े स्टाइल से अपनी नाक पर लगे उस चश्मे को दुरुस्त किया जिसकी कि उसकी परफेक्ट आईसाइट ज़रा भी मोहताज नहीं थी। शेयर सर्टिफिकेट का कुछ क्षण फर्जी मुआयना किया और फिर उसे अपने सामने मेज़ पर डाल दिया। यह आपकी कंपनी के 20% शेयर्स का सर्टिफिकेट है, वो बोला, जो कि हाल ही में राजा साहब ने खरीदे हैं। मैं इन शेयर्स को राजा साहब के नाम ट्रांसफ़र के लिए पेश करता हूँ। बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। फिर वो शेयर सर्टिफिकेट एक डायरेक्टर ने उठाया, उसका मुआयना किया और उसे अपने से आगे बैठे डायरेक्टर को थमा दिया। यूँ सर्टिफिकेट कई हाथों से गुजरने लगा। उस दौरान विमल ने अपना पाइप निकाला, उसके कप में तंबाकू भरा और उसे सुलगा कर उसके छोटे छोटे कश लगाने लगा। धूम्रपान पर वहाँ कोई पाबंदी नहीं थी, क्योंकि उसने आते ही देखा था कि हर चेयर के सामने मिनरल वाटर की बोतल और गिलास के साथ एस्ट्रे भी पड़ी थी और 2-3 साहिबान सिगरेट पी भी रहे थे। आखिरकार सर्टिफिकेट चेयरमैन के हाथों में पहुंचा। चेयरमैन ने भी बड़ी बारीकी से उसका मुआयना किया। फिर बड़े उतावले भाव से, कदरन बदतमीजी से सर्टिफिकेट दांडेकर ने उसके हाथ से झपट लिया। उसने भी सर्टिफिकेट का मुआयना किया और फिर रूखे स्वर में बोला, हमें ऐसे किसी सेल की खबर नहीं। आपको खबर ही दी जा रही है मिस्टर दांडेकर, विमल सुसंयत स्वर में बोला। हमें पहले से ऐसे किसी सेल की खबर नहीं। ऐसी कोई खबर क्यों होनी चाहिए थी आपको? क्यों होनी चाहिए थी? क्या मतलब आप समझिए और मुझे समझाइए। दांडेकर ने चेयरमैन की तरफ देखा। मिस्टर कॉल, दिस इज़ अ लार्ज ट्रांजेक्शन। इतने शेयरों को कोई एकमुश्त बेचता है तो वो कंपनी को खबर करता है। आपकी कंपनी का, विमल बोला, ऐसा कोई नियम है? अगर खबर नहीं की जाएगी तो शेयर नहीं बेचे जा सकते? नियम तो नहीं है, लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है। अमूमन कहा आपने, हमेशा नहीं कहा। फिर भी ऐसा कुछ किया जाना था तो ये बेचने वाले को सोचना चाहिए था। खरीदार का इसमें कोई रोल नहीं। कोई रोल है तो बताइए। चेयरमैन खामोश रहा। राजा साहब ने डॉलर जैसी साउंड और इंटरनेशनल करेंसी में कैश पेमेंट देकर शेयर खरीदे हैं। मैं मांग करता हूँ इन्हें फ़ौरन उनके नाम ट्रांसफ़र किया जाए। कब हुआ ये सौदा और कहाँ हुआ? दांडेकर ने पूछा। पिछले महीने काठमांडू में हुआ। वहाँ के 5 स्टार डीलक्स होटल सॉल्टी ऑबराय में हुआ। उसी रोज़ गाजरे साहब ने हासिल हुई रकम वहाँ के ज्यूरिक ट्रेड बैंक में जमा करवाई। वो बैंक काठमांडू में दरबार मार्ग पर एक 6 मंजिला इमारत में स्थित है। वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम मारुति देवाल है। ये विमल ने सामने पड़े पैड में से एक कागज़ फाड़ कर उस पर एक नंबर घसीटा, उसे सामने मेज़ पर उछाल दिया। प्रेसिडेंट का पर्सनल नंबर है, इस पर कॉल लगाइएगा। जो कुछ मैंने कहा है उसकी तस्दीक कीजिए। तस्दीक तो होगी ही, चेयरमैन भवे उठाकर बोला। हाँ तो फ़ोन कीजिए और देखिए क्या होता है। नाम से तो ये कोई स्विस बैंक जान पड़ता है। जी हाँ, ये मशहूर स्विस बैंक की ब्रांच है। स्विस बैंक्स में तो इस तरह की जानकारी देने के पर पाबंदी होती है। ज्यूरिक बैंक में भी होती है, लेकिन वो पाबंदी राजा साहब पर लागू नहीं होती, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी? राजा साहब
फोर्ड हैं या गेट्स हैं? उनसे कम भी नहीं है। और जूरिक ट्रेड बैंक में भी राजा साहब के सब्सटेंशियल शेयर्स हैं। दांडेकर खामोश हुआ। खरीद फरोख्त का चेयरमैन रणदीवे ने पूछा, कोई रसीद पर्चा भी तो होता है? हाँ, बराबर होता है। विमल ने लिफाफे में हाथ डाला और उसमें से कुछ कागजात बरामद किए। ये रसीद की कुछ फ़ोटोकॉपीज़ हैं जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। ओरिजिनल रसीद राजा साहब के पास महफूज है। फ़ोटोकॉपीज़ भी जनाबे हाजरीन में बटी। वो निरीक्षण ख़त्म हुआ तो कुछ डायरेक्टर साहिबान प्रभावित दिखाई दिए तो कुछ चिंतित। राजा साहब खुद क्यों नहीं आए? एक डायरेक्टर ने पूछा। क्योंकि वो राजा साहब हैं, छोटे मोटे कामों के लिए खुद नहीं जानते। ये करोड़ों की परचेज छोटा मोटा काम है? उनके लिए तो है। तो फिर चेयरमैन साहब, क्या जवाब है आपका? जवाब वही है जो होना चाहिए। वी कैन नॉट ब्लॉक अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन। आपको इसमें के जेन्युइन होने में अभी भी शक है? शक तो नहीं है, लेकिन क्या लेकिन? चेयरमैन ने दांडेकर की तरफ देखा। शेयर बेचने वाला बदकिस्मती से आज की तारीख में इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उससे इस ट्रांजैक्शन की हम तस्दीक नहीं कर सकते। हाँ तो? विमल सख्ती से बोला। ऐसी तस्दीक हो जाती तो हमारी सहूलियत होती। वर्ड ऑफ फाइनेंस आपकी सहूलियत को निगाह में रखकर नहीं चलता मिस्टर एमडी। या तो सौदे में कोई नुक्स बताइए या शेयर राजा साहब के नाम ट्रांसफ़र कीजिए। ये काम फ़ौरन नहीं हो सकता, कुछ बातों की चेकिंग करनी होती है। आनन फानन में होने वाला ये काम नहीं है। तो कीजिए, किसने रोका है? ये बात आप ये सोच के कह रहे हैं कि पेंडिंग ट्रांसफ़र राजा साहब आपकी कंपनी के 150 शेयरों के नहीं 20% शेयरों के मालिक होंगे। और इतने शेयरों के मालिक तो हमें मालूम हुआ है कि खुद आप नहीं हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं। मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर शेयर होल्डर्स ने वोटों से चुना है, इसलिए कंपनी में मेरी होल्डिंग का कोई दखल नहीं। जब वक्त आएगा तो राजा साहब को भी आपके शेयर होल्डर वोट से ही एमडी चुनेंगे सर। तो ये इरादे हैं राजा साहब के? चेयरमैन बोला। वो ओरिएंटल को टेक ओवर करने के ख्वाब देख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अलबत्ता जब वो ऐसा कोई ख्वाब देखेंगे तो वो जब चाहेंगे वो हकीकत में तब्दील हो जाएगा। तो और क्या चाहते हैं वो सिर्फ होल सी व्यू को टेक ओवर करना चाहते हैं। होल सी व्यू ओरिएंटल की प्रॉपर्टी है। उसको टेक ओवर करने के लिए 20% शेयर्स की होल्डिंग काफ़ी नहीं। क्यों काफ़ी नहीं? जब वो बखिया के लिए काफ़ी थी, इकबाल सिंह के लिए, गजरे के लिए काफ़ी थी, तो राजा साहब के लिए क्यों नहीं? तुम तो, दांडेकर उसे घूरता हुआ बोला, बहुत कुछ जानते हो। जनाब, राजा साहब ने होटल सी व्यू की केस हिस्ट्री स्टडी करके उसमें अपना पैसा झोंका है। क्या स्टडी किया है उन्होंने? जानना चाहते हैं? हाँ, वो बात जानना चाहते हैं जो आप पहले से जानते हैं। ये जानने के लिए जानना चाहते हैं कि जो हम जानते हैं वो वाकई तुम्हारे राजा साहब भी जानते हैं। तो सुनिए, आपका होटल एक अरसे से कंपनी के नाम से जाने जाने वाली गैंगस्टर, स्मगलर्स और मर्डरर्स की एक माफिया स्टाइल जमात के कब्जे में था, जिसको बड़ा महंत कभी बखिया, कभी इकबाल सिंह बना और अभी चंद दिन पहले तक गजरे था। ये तीनों साहिबान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ये तीनों ही खतरनाक मवाली थे। आप लोग उनमें से हर एक की हस्ती के आगे थर थर कांपते थे। इसलिए सिर्फ 20% शेयर्स के दम पर वो लोग होटल पर काबिज थे। 20% शेयर तो बहुत होते हैं। उनके पास तो सिर्फ 20 शेयर भी होते तो वो ये करतब कर दिखाते, क्योंकि उन्होंने तो उस खौफ को कैश करना था जो कि आप कंपनी से बेतहाशा खाए हुए थे। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि सोहल नाम के उस शख्स का जिसने उन तीनों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया, और आपको ये दिन नसीब हुआ कि आप अपने होटल को रिक्लेम कर पाए। चेयरमैन समेत कई डायरेक्टर्स का सर बड़ी संजीदगी से सहमति में हिला। लेकिन आपका चैन, आपका ये इत्मीनान वक्ती है साहिबान। राजा साहब के दखल को आप नज़रअंदाज करें तो आपका होटल पर कब्जा भी वक्ती है। होटल को बेच देने की या उसे ऑफिस कॉम्प्लेक्स बना देने की आपकी मुराद कभी पूरी नहीं होने वाली। सब चौंके। तुम ये भी जानते हो? दांडेकर उसे घूरता हुआ बोला। राजा साहब जानते हैं, और जो राजा साहब जानते हैं वो मैं भी जानता हूँ। और जो तुम जानते हो वो शायद तुम्हारा ये जोड़ीदार जानता है। ये मेरा जोड़ीदार नहीं, मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है, जैसे मैं राजा साहब का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। ये गूंगा है। कैसे जाना? जब से आया एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। जी हाँ, गूंगा ही है बेचारा। दांडेकर सक पकाया। प्रत्यक्ष था, उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। मुझे हमदर्दी है इससे। बात कुछ और हो रही थी, चेयरमैन बोला। बात ये हो रही थी,
विमल ने कहा, कि आप ये खामख्याली अपने मन से निकाल दें कि होटल पर आपने कब्जा कर लिया है, तो वो कब्जा बना भी रहेगा। होटल आपके पास बना नहीं रहने वाला। क्यों? क्योंकि आप बहुत जल्दी कोई और गैंगस्टर अपनी धांधली और दादागिरी को हथियार बनाकर इस पर काबिज हो जाएगा, और आप लोग फिर उसी लाचारी के हालात में पहुंच जाएंगे जो कि बखिया वगैरह के वक्त थी, जिसने कंपनी के भूतपूर्व सपा सलाहकार श्याम डोंगरे का कत्ल करवाया। इस बाबत क्या वो खामोश बैठा रहेगा? सब फिर चौंके। दांडेकर ने बड़े शक की निगाहों से विमल की ओर देखा। मैंने ये मांग के कही है कि डोगरे का कत्ल आपने नहीं करवाया? हमने नहीं करवाया, चेयरमैन बोला। खून खराबा हमारा कारोबार नहीं। विमल ने बड़े सहज भाव से दांडेकर की ओर देखा। इस बार दांडेकर पता नहीं क्यों उससे निगाहें मिलाए रखने की जगह परे देखने लगा। ऐसा काम अगर हमारी सामर्थ्य में होते तो हम बहुत पहले ही कल गुजर चुके होते, चेयरमैन बोला। सर, मैं तो पहले ही ये मान के चल रहा हूँ कि कत्ल आपने नहीं करवाया। अब आपने मेरी मान्यता की तस्दीक भी कर दी तो बात ही खत्म हो गई। आगे बढ़िए, आप होटल की बाबत कुछ कह रहे थे। जी हाँ, अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कंपनी के निज़ाम में वो होटल क्या था और होटल बिजनेस में उसकी साख क्या थी। वो होटल कंपनी नाम की मवालियों की टोली का हेडक्वार्टर था, हीरोइन स्मगलिंग का अड्डा था, खूनियों और दहशतगर्दों की पनाहगाह था, प्रोस्टिट्यूशन, लोन शॉर्किंग, कंटेंट किलिंग और पता नहीं क्या क्या गैर कानूनी कारोबारों का वहाँ से सरपरस्ती होती थी। इसलिए माहौल इस होटल का ये बन गया था कि उसकी प्राइम लोकेशन पर 5 स्टार डीलक्स रेटिंग वाला होटल होने के बावजूद कोई भला शरीफ आदमी या फैमिली मैन वहाँ फटक कर राजी नहीं था। साहिबान, होटल सी व्यू के नाम पर पुती ये वो कालिक है जिसे आप कभी नहीं पहुंच सकते, भले ही आप उसे होटल के तौर पर चलाएं या ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बताएं या उसे बेच दें। और आप बोलेंगे बेचने में क्या दिक्कत है? तो मैं कहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं। रुपए के 40 पैसे कबूल करेंगे तो बिक जाएगा, 30 पैसे कबूल करेंगे तो बिक जाएगा। चेयरमैन सकपकाया। आप भूल रहे हैं, इतनी बड़ी इमारत का जो ग्राहक होगा वो इसमें कोई हॉस्पिटल, कोई धर्मशाला या कोई यतीम खाना तो नहीं बनाएगा। इतनी बड़ी इमारत का हर हाल में बेहतरीन इस्तेमाल वो ही करेगा जिसके लिए वो बनी है, होटल। जी हाँ, और आज की तारीख में जो वाहिद शख्स होटल की बिगड़ी साख को संवार सकता है, उसे उस इज्जतदार तरीके से चला सकता है जैसे कि एक होटल को चलना चाहिए, तो उसका नाम है राजा गजेंद्र सिंह। मैं आपके पास राजा साहब की वो गोल्डन पेशकश लेकर आया हूँ जिसके जेरे साया आइंदा दिनों में आप और आपके शेयर होल्डर्स वो मुनाफा कमाएंगे जिसकी सूरत आज तक किसी को देखनी नसीब नहीं हुई। राजा साहब की कामयाबी की क्या गारंटी है? उनका नाम ही उनकी गारंटी है। दांडेकर ने मुंह बिचकाया। उनकी काबिलियत, उनकी दूरदर्शिता, उनकी सूझबूझ, उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड गारंटी है। फिर भी अगर आपको उनकी कामयाबी पर कोई शुबा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उन्हें आजमा कर देखें। आप उन्हें सिर्फ 6 महीने का वक्त दें। इतने वक्त में वो अपने मंसूबों पर और आपकी उम्मीदों पर खरा उतर कर ना दिखा पाए तो राजा साहब वापस नैरोबी में आपका होटल आपके कब्जे में। ये आप कह रहे हैं राजा साहब? मुझे अख्तियार है राजा साहब की तरफ से कोई भी बात कहने या पेशकश करने का। राजा साहब कोई फर्जी नाम तो नहीं? दांडेकर बोला। फर्जी नाम के पुष्ट पर करोड़ों रुपया कहाँ से आएगा साहब, और क्यों आएगा? अभी यह साबित होना बाकी है कि ऐसी किसी रकम की अदायगी हुई थी। क्यों बाकी है? क्या शेयर सर्टिफिकेट हमारे पास होना इस बात का सबूत नहीं? क्या इस पर व्यास शंकर गजरे के एंडोर्समेंट इस बात का सबूत नहीं? क्या रकम की रसीद सबूत नहीं? ये सब चेक किया जाएगा। तो आप करिए ना, किसने रोका है? अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, जब भी आपका दिल करे आप करिए। ऐसी ट्रांसफ़र पर अडंगा लगाने पर फाइनेंस मिनिस्ट्री तक शिकायत की जा सकती है। तो आज जबकि हमारी सरकार अनिवासी भारतीयों को हिंदुस्तान में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हाथ जोड़कर न्योता दे रही है, और आप कोई अडंगा नहीं लगा रहा मिस्टर कॉल, आप निश्चिंत रहिए इस बाबत। चेयरमैन जल्दी से बोला। आई एम ग्रेटफुल सर, एंड सो इज़ माई बॉस। इस वक्त अहम बात शेयर ट्रांसफ़र की नहीं है। मैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मुखातिब हूँ। इस वक्त अहम बात यह है कि बाजरिया मिस्टर कौर राजा गजेंद्र सिंह नाम के NRI की जो पेशकश हम तक हुई है, हम उसे कबूल करें या नहीं। हम उनके दावे को आजमाने के लिए 6 महीने के लिए होटल सी व्यू उनके हवाले करना कबूल करें या नहीं। और मेरे ख्याल से इसमें कोई
दिक्कत नहीं है। जिन्हें मेरी राय से इत्तेफाक हो बराए मेहरबानी हाथ खड़े करें। लगभग सभी हाथ खड़े हो गए। थैंक यू जेंटलमैन। अब फैसला वोटों से होगा और मुझे उम्मीद है मिस्टर कॉल को वोटिंग के नतीजे का इंतज़ार करना से बल्कि नतीजा अपनी आंखों से देखने से एतराज़ नहीं होगा। मुझे भला क्या एतराज़ होगा? इससे ज़्यादा वाजिब बात और क्या हो सकती है कि वोटिंग मेरे सामने होगी। वोटिंग आपके सामने होगी? ओके चेयरमैन साहब। रणदिवे साहब, दांडेकर ने दांत बींचकर कहा, मैं अभी भी कहता हूँ कि कोई भेद है। क्या भेद है? जो कहना है साफ कहो। साफ कहूँगा लेकिन अकेले में। मिस्टर कॉल, अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप थोड़ी देर के लिए बगल वाले कमरे में जाकर बैठेंगे। हम आपस में कुछ बात करना चाहते हैं। वी डोंट माइंड। ठीक है, बहुत मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। और चेयरमैन खुद उठकर उन्हें उस बगल वाले कमरे में लेकर गया जिसका दरवाज़ा बोर्ड रूम के भीतर से ही था, जिसे विमल अब तक टॉयलेट का दरवाज़ा समझ रहा था। वो एक छोटा सा ऑफिस नुमा कमरा था जो उस घड़ी खाली था। अपने पीछे दरवाज़ा मजबूती से बंद करके उन दोनों को वहाँ छोड़कर चेयरमैन वहाँ से रुखसत हो गया। तत्काल विमल ने अपना पाइप मेज़ के किनारे पर टिकाया, नीलम से ब्रीफकेस लेकर उसे खोला और उसमें से डॉक्टर्स वाला एक स्टेथोस्कोप बरामद किया। स्टेथोस्कोप को अपने कानों से लगाकर दबे पांव दरवाजे के पास पहुंचा। वहाँ उकड़ू होकर उसने स्टेथोस्कोप का एम्पलीफायर जैसा टेस्ट पीस दरवाजे के की होल से लगाया। तत्काल बोर्ड रूम से आती धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज़ें उसके कानों में पड़ने लगी। मैं कहता हूँ वो सोहल है। उसे दांडेकर का उत्तेजित स्वर सुनाई दिया। सोहल? हाँ सोहल, जिसने कंपनी का सर्वनाश किया और गजरे को मारा। लेकिन मैंने तो सुना कि गजरे ने खुदकुशी की थी। सुना मैंने भी था, लेकिन मुझे यकीन नहीं। अव्वल तो ऐसा था नहीं, और था तो ज़रूर खुदकुशी के हालात इस शख्स ने पैदा किए। तुम्हें कैसे मालूम वो सोहल है? राजेश जठार की आवाज़ गूंजी। तुम उसे पहचानते हो? नहीं। तो फिर? उसका कंपनी की बाबत, उसके नए पुराने टॉप बॉसेस की बाबत, सब कुछ बातें बताता है कि वो सोहल है। नॉनसेंस। ये बातें कोई भी मामूली पड़ताल से जान सकता है। उसने कहा कि डोंगरे का कातिल कंपनी पर, होटल पर काबिज होने की कोशिश कर सकता है। अंदाजन कहा होगा। अभी कल तो हमने होटल पर कब्जा किया है और उसे हमारे ये इरादे भी मालूम है कि हम होटल को बेचने का या उसे ऑफिस कॉम्प्लेक्स बना देने का इरादा रखते हैं। ये बातें तमाम डायरेक्टर्स को मालूम है। किसी ने इस बाबत आगे कुछ कहा होगा। रणदीवे साहब, आप कुछ ज़्यादा ही वकालत कर रहे हो शख्स की, और तुम कुछ ज़्यादा ही मुखालफत कर रहे हो उसकी। ये बेकार की बहस है। राजेश जठार की आवाज़ है। हमें इस बात से क्या लेना देना कि वो कौन है? वो कोई भी हो, वो हमारे लिए एक ऐसे शख्स का नुमाइंदा है जो बहुत जल्द ओरिएंटल का मेजर शेयर होल्डर बनने वाला है। मिस्टर दांडेकर ने अगर कोई नुक्स निकालना है तो शख्स में या उसके क्लेम में निकालें। क्लेम में भी कोई नुक्स हो सकता है, दांडेकर ने फिर कहा। होगा तो सामने आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो हमें उसमें खामखा अड़ंगे नहीं लगाने चाहिए, ख़ास तौर से जब हमें राजा साहब को आजमाने में फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? उसने कहा ना कि होटल से राजा साहब के सदक़े हमारे शेयर होल्डर्स वो मुनाफा कमाएंगे जिसकी आज तक किसी को सूरत देखना नसीब नहीं हुआ, और ये हमारे भारी फ़ायदे की बात है। होटल अगर मुनाफे पर चल सकता है तो हमें उसको बेचने की या लीज़ पर देने की ज़रूरत नहीं होगी। 6 महीने की बात है, देख लेते हैं उन्हें भी आजमा कर। फैसला वोट से होगा, चेयरमैन बोला। मुझे तो राजा साहब भी कोई फरीद का पर्दा जान पड़ता है। पता नहीं कोई शख्स है भी या नहीं। डोंट टॉक नॉनसेंस दांडेकर। वो शख्स हमेशा अपने सेक्रेटरी के जरिए ही अपना कारोबार नहीं चलाता रह सकता। आज नहीं तो कल उसे खुद बात करने के लिए सामना आना होगा, और वो ना आया तो हम उसकी पेशकश को ठुकरा देंगे। उसे आज ही क्यों नहीं बुलाया जाता? क्योंकि ऐसा करना बेईमानी होगा। अगर वोट से ये फैसला होता है कि होटल राजा साहब को नहीं सौंपा जाना चाहिए तो फिर राजा साहब की यहाँ आमद का क्या मकसद रह जाएगा? लेकिन अगर फैसला उसके हक में हुआ तो लेट्स गो फॉर वोट नाउ। बाद में सोचेंगे सारी बातें। अच्छी बात है। मैंने उससे वादा किया था कि वोटिंग उसके सामने होगी। मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। तत्काल विमल दरवाजे के पास से हटा और वापस टेबल पर पहुंचा। उसने स्टेथोस्कोप कान पर से उतारकर ब्रीफकेस के हवाले किए और ब्रीफकेस नीलम को सौंपा। दरवाजे की तरफ पीठ करके कुर्सी पर बैठ गया। उसे मेज पर से अपना पाइप उठाया और कश लगाने लगा। दरवाज़ा खुला। मिस्टर कॉल, प्लीज़ कम।
विमल और नीलम वापस बोर्ड रूम में पहुंचे और अपनी जगह पर बैठे। वोटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। हमारे सामने चेयरमैन बोला, राजा गजेंद्र सिंह नाम के एनआरआई को अपना होटल सौंप देने का प्रस्ताव है, जो कि केवल 6 महीने के लिए है। जो लोग इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं वो केवल हाथ उठाएं। विमल ने देखा चेयरमैन को मिलाकर वहाँ कुल जमा 11 लोग मौजूद थे। मुखालफत में सबसे पहला हाथ दंडेकर का ही उठा। उसके बाद एक के बाद एक 4 हाथ और उठे। चेयरमैन हाथ गिन चुकने के बाद 5 वोट प्रस्ताव की मुखालफत में है। प्रस्ताव के हक में वोटिंग इनवाइट करने से पहले मैं बाकी वोटर्स को याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर कोई साहब वोटिंग से परहेज रखना चाहता है तो वो या तो उठ के जा सकता है या हाथ उठाने से ग्रेज कर सकते हैं। विमल ने सशंक भाव से बाकी डायरेक्टर्स को देखा। उनमें से कोई एक भी उठकर चला जाता तो दांडेकर की जीत निश्चित थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी ने अपने स्थान से हिलने का उपक्रम न किया। अब चेयरमैन फिर बोला, जो साहिबान इस प्रस्ताव के हक में हैं वो बराए मेहरबानी हाथ उठाएं। सबसे पहला हाथ राजेश जठाल का उठा और उसके बाद तो हाथ एक साथ उठने लगे। फिर हिचकिचाहट भरा एक हाथ और उठा। बस चेयरमैन ने उठे हुए हाथों पर और फिर उस वाहिद शख्स पर निगाह दौड़ाई जिसने कि हाथ नहीं उठाया था। वो शख्स विमल के पहलू में बैठा मोहसिन खान था। नाउ वी काउंट वोट्स इन फेवर, चेयरमैन बोला। 1, 2। जनाब। तत्काल विमल मोहसिन खान की तरफ झुककर बेचैनी भाव से उसके कान में फुसफुसाया, मैं आपके वालिद साहब का दोस्त हूँ। मोहसिन खान सकपकाया। 3। इस वक्त सिवाय इसके और कुछ कहने का हाल नहीं। मैं आपको आपके वालिद अताउल्ला खान साहब से अपनी दोस्ती का सदका देता हूँ। हाथ उठा दीजिए। 4। मोहसिन खान ने हिचकिचाते हुए हाथ उठाया। चेयरमैन ने सक पकाकर उसकी तरफ देखा, फिर अपने लहजे को किन्हीं जज्बात से कोरा रखने की भरपूर कोशिश करते हुए बोला, 5। दांडेकर ने जलती आंखों से मोहसिन खान की तरफ देखा। 5 के खिलाफ 5 वोट। जेंटलमैन, वी हैव अ टाई हेयर। सर, आप इस टाई को ब्रेक कर सकते हैं। खुद आप भी तो कंपनी के डायरेक्टर हैं। अगर आप अपना वोट, विमल जल्दी से बोला, मिस्टर कॉल, चेयरमैन ने कहा, इस कंपनी का दस्तूर है कि चेयरमैन वोटिंग से तटस्थ रहता है। वो अपना वोट ना हक में इस्तेमाल करता है ना मुखालफत में, ताकि उस पर पक्षपात का इल्ज़ाम ना लगे। बोर्ड इस बाबत विचार करेगा और ज़रूरी समझा जाएगा तो कल फिर वोटिंग होगी। आज हमारे 4 डायरेक्टर गैर हाजिर हैं। कल की हाजिरी आज से बेहतर हो सकती है और ये डेडलॉक टूट सकता है। आपके शेयर्स की ट्रांसफ़र की बाबत फैसला भी कल ही होगा, इसलिए आप चाहें तो कल इसी वक्त फिर तशरीफ़ ला सकते हैं। या दांडेकर बोला, अपने राजा साहब को भेज सकते हैं। राजा साहब बिज़ी हैं, वो नहीं आएंगे, हम ही आएंगे। आज रात का उनका क्या प्रोग्राम है? क्या मतलब? मैं अपने घर उन्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। ये भी मुमकिन नहीं है। अपने घर का पता बता दीजिए, इस बाबत राजा साहब आपसे संपर्क कर लेंगे। दांडेकर ने उसे कार्ड सौंपा। थैंक यू जेंटलमैन, वी विल बी बैक टुमारो। अभिवादनों का आदान प्रदान के बाद विमल और नीलम वहाँ से रुखसत हुई। विमल को उम्मीद थी कि मोहसिन खान उसके पीछे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों लिफ्ट में सवार हुए। दरवाज़ा बंद होते ही नीलम ने ब्रीफकेस खोला। उसमें से एक हैंड ग्रेनेड निकालकर हाथ में लेते ही बोली, ये तो किसी काम नहीं आया। इडियट, वापस रख। यहाँ कौन देख रहा है? लिफ्ट चुटकियों में नीचे पहुँच जाती है। किसी को सवार कराने के लिए रास्ते में रुक जाती है। अच्छा, इसे वापस ब्रीफकेस में रख दे। ठीक है, अब बताओ इसे साथ लाने का क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा होता अगर वो एमडी का बच्चा गले पड़ने की कोशिश कर रहा था। वो मेरे पर सोहल होने का शक कर रहा था। अगर बिल्कुल ही वो मेरे पीछे पड़ जाता, किसी तरीके से मुझे पहचान जाता और गिरफ्तार कराने के सपने देखने लगता तो ये काम आता। ये बहुत शक्तिशाली ग्रेनेड है, अगर फूटता तो वहाँ कोई ज़िंदा नहीं बचता। तो तुम तैयार हो जाते फोड़ने को? नहीं, लेकिन धमकी यकीनन कारगर होती। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी। दोनों बाहर निकले। हमें कल भी यहाँ आना है। तो जो काम उसने आज नहीं किया तो वो कल भी कर सकता है और ज़्यादा जोश शोर से कर सकता है। ये की ना अकल वाली बात। चलो, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इसका इंतज़ाम आज ही करना होगा। कैसे? जान जाएगी। पीछा नहीं छोड़ेगी तो जान जाएगी। पीछा छोड़ने वाली बात तो भूल जाओ सरदार जी।
पागल, राह चलते सरदार ना बोल। नीलम ने होठ बींच लिए। वो इमारत से बाहर निकले। तभी विक्टर ने टैक्सी लाकर उनके पहलू में खड़ी कर दी। दोनों टैक्सी की पिछली सीट पर सवार हो गए। तत्काल टैक्सी आगे बढ़ी। क्या हुआ बाप? इरफान ने बेचैनी से पूछा। अभी तक जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन काम नहीं बना। उस कमबख्त दांडेकर ने पंगा डाल दिया। क्या हुआ? तब तक विक्टर टैक्सी मेन रोड पर ले आया था। किधर चलूं बाप? रोक, बताता हूँ, विमल ने कहा। टैक्सी रुकी। विमल ने जेब से दांडेकर का दिया विजिटिंग कार्ड निकाल कर उसे पढ़ा और फिर उसे आगे विक्टर को सौंपता हुआ बोला, ये मेरिन ड्राइव का पता है, इस पर चल। विक्टर ने कार्ड लेकर उसे पढ़ा, सहमति में सर हिलाया और टैक्सी आगे बढ़ाई। फिर विमल ने मोटे तौर पर इरफान को सारी बातें बताई। ओह, पर उस भीड़ू को ऐसी कड़क मुखालफत का मतलब क्या हुआ बाप? इरफान ने पूछा। मतलब साफ है, उसके इरादे नेक नहीं। वो होटल का किन्हीं गैर हाथों में पहुंचना गवारा नहीं कर सकता, क्योंकि होटल पर वो अपने दांत गड़ाने की फिराक में है। उसने ज़रूर सोचा होगा कि कोई तरीका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उस प्लान से किनारा करने पर मजबूर करने का। मुझे तो यकीन होता जा रहा है कि वो कंपनी के बड़े महंतों की कैटेगरी का ही मवाली है। उधर मैंने श्याम डोंगरे के कत्ल का जिक्र चलाया था और ये हिंट दिया था कि उस कत्ल में उन लोगों का हाथ हो सकता है, तो चेयरमैन ने फ़ौरन इस बात का विरोध किया और बाकी डायरेक्टर्स ने अनुमोदन किया था कि खून खराबा उनका कारोबार नहीं था। वहाँ सिर्फ दांडेकर ही था जो इस विषय पर खामोश रहा और मेरे से निगाह चुराते रहा। ओह, शेयर ट्रांसफ़र का भी उसकी मुखालफत इतनी तीखी नहीं थी जितनी कि होटल राजा साहब को सौंपे जाने के मुद्दे पर थी। शेयर ट्रांसफ़र में फच्चर तो वो इसलिए फंसाता रहा ताकि उसमें कोई नुक्स निकल आता और राजा साहब की दरख्वास्त को खारिज करने का वो अपने आप ही वजह बन जाती। इसी लाइन पर काम करते हुए डायरेक्टर्स को ये कहकर भी मेरे खिलाफ करने की कोशिश की कि मैं सोहल था। अल्लाह, यकीन आ गया बाप उन लोगों को? नहीं, फिर तो गनीमत हुई। उस अकेले शख्स की वजह से उधर सब घपला हुआ। मेरी पेशकश के खिलाफ उसकी वोट ना होती तो आज ही फैसला हो गया होता। क्यों ना होती बाप? अगर वो गजरे की खाली की जगह पर काबिज होने की फिराक में है तो देख लेना, कल वो 4 डायरेक्टर भी वोटिंग के वक्त मौजूद होंगे जो आज तू बोला गैर हाजिर हैं और दांडेकर के सुर में सुर मिला रहे होंगे। इसी बात का मुझे अंदेशा है। 4 क्या, कल एक भी वोट दांडेकर की तरफ हो गया ना तो मेरा मिशन फेल। इसलिए वक्त रहते वो सुर खामोश करना होगा जिससे कि और सुर मिल सकते हैं। कैसे करेगा बाप? ढूंढेंगे कोई तरीका। बाप, वो कल जो टेलीफोन नंबर तू मेरे को दिया था, छोटा अंजुम का? हाँ वही। बड़ी आसानी से डायरेक्ट इंक्वायरी से ही मालूम हो गया वो कहाँ चल रहा है। कहाँ? भिंडी बाजार के ट्रैवल एजेंसी में। ट्रैवल एजेंसी दादा लोगों की पसंदीदा ओट मालूम होती है। इब्राहिम कालिया की ओट भी ट्रैवल एजेंसी ही थी, वो भी भिंडी बाजार में ही थी। उधर बहुत ट्रैवल एजेंसी है बाप, जिधर सर उठाओ ट्रैवल एजेंसी का ही बोर्ड लगा हुआ है। इरफान ने आगे विमल को बताया कि उसने वहाँ पर एक अपने आदमी बुजेकर को ट्रैवल एजेंसी पर पक्का फिट कर दिया है। आइंदा दिनों में छोटा अंजुम जहाँ भी जाएगा बुजेकर परछाई की तरह उसके साथ रहेगा और सारी खबर देगा। बढ़िया। फिर विमल विक्टर से संबोधित हुआ। अब तुम बोलो जनाब, तुम क्या कह रहे थे छोटे अंजुम की बाबत? कल रात वो उधर धारावी से सीधा दादा भाई नारोजी रोड पहुंचा था, जहाँ की फ्लोरा फाउंटेन के करीब एक बड़ी हाईफाई जगह थी। शायद कोई प्राइवेट क्लब मालूम पड़ता है वो जगह। कैसे जाना? एक तो उस 2 मंजिली इमारत पर कोई बोर्ड नहीं था जिस पर उसका कोई नाम वगैरह नहीं लिखा था। दूसरे आवाजाही बहुत लिमिटेड थी। ऐसे लगता था कोई खास किस्म के लोग ही भीतर जा सकते थे। छोटा अंजुम किस्म के लोग? अब भीतर तो वो गया ही था बाप, डोरमैन उसको रोका भी नहीं। रोका क्या, सैल्यूट मारा। तो तू भीतर गया? तू कैसे जा पाया होगा? मैं चला गया बाप। कैसे? मैं मार्केट जाकर एक फैंसी ब्रीफकेस और कुछ मैगजीन खरीदा, उसे बैग में भरा ताकि बैग भारी लगे। उसके ऊपर ABC का स्टिकर लगाया, उससे AN नवलकर का नाम बनाकर ब्रीफकेस के हैंडल पर चिपकाया। ये कौन? काला चोर जो नाम भेजे में आया ब्रीफकेस पर स्टिक बनाकर ठोक दिया। फिर मैं इमारत के दरवाजे के सामने टैक्सी रोका, ड्रॉप से बाहर निकला और डोरमैन को बताया कि नवलकर साहब अपना ब्रीफकेस टैक्सी में छोड़ दिया, भीतर जाने को मांगता। उसने मुझे मना किया, बोला खुद बैग ले जाएगा। मैंने उसे नक्की बोला। मैंने बताया साहब का कैश कैसे देंगे ब्रीफकेस?
उसी समय वहाँ पर कुछ लोगों की आवाजाही बढ़ गई, तो मैं मौका पाकर अंदर घुस गया। क्या देखा भीतर? अब क्या बताऊँ क्या देखा, बस समझो जन्नत का नज़ारा किया। उधर मेरे को इतना हाई क्लास छोकरी लोग दिखाई दिया, मेरे को गारंटी कि वो कोई ठिया था। ठिया? हाँ, ब्रॉथर, रंडी खाना, उस किस्म का जैसे कभी कंपनी की प्रोटेक्शन में कहीं चलते थे। और क्या था वहाँ? फैंसी बार था, कोने में बिलियर्ड था, और बहुत ही बढ़िया जगह थी वो तो। अच्छा? हाँ, और रॉलेट व्हील था, वही मैं कई फिल्मों में देखा। और भी बहुत चीज़ें थी, लोग कार्ड्स खेल रहे थे, छोटा मोटा कैसीनो टाइप का भी था। अच्छा। और बाप, वहाँ पे हॉल से ऊपर को जाती सीढ़ियाँ चल रही थी, मुझे लगता है ऊपर कमरे होंगे। अच्छा, जब तुम अंदर गए तो अंजुम तुम्हें हॉल में कहीं दिखाई दिया? नको, सीधा ऊपर गया होगा। तू उस जगह को दोबारा ढूंढ लोएगा? हाँ बिल्कुल, गोली की माफिक। अच्छा ये बता, तू वहाँ पे कब तक रुका? 1 बजे तक। वो तब भी बाहर ना निकला तो मेरे को लगा कि वो निकलने वाला भी नहीं था। तब मेरे को उधर टेम खोटी करना बेकार लगा। बाप, मुझे लगता है वो उधर का रेगुलर विजिटर था। मैं सोचा तब उसको तलाश करना मांगता होऊंगा तो फिर रात को उधर पहुंच जाएगा। और मैंने उसके पीछे बुजेकल को भी लगाया है, इरफान ने कहा। ठीक। तभी टैक्सी रुकी। विमल ने देखा कि वो मैरिन ड्राइव के चौपाटी की ओर वाले सिरे पर रुके थे। बाप, वो आर्ट एम्पोरियम के बाजू में 6 मंजिली इमारत देखेला जिस पर ईश्वर भवन लिखा है? हाँ, तेरे कारट का पता उसकी 4थी मंजिल का है। इरफान, बोल बाप, जाके पता कर। क्या? विमल ने बताया। पिटा हुआ मुंह लिए एसीपी प्राण सक्सेना पहाड़गंज थाने वापस लौटा। एसएचओ नसीब सिंह उसे थाने की इमारत के कंपाउंड में बेचैनी से चहलकदमी करता मिला। एसीपी को देखते ही एसएचओ लपक कर उसके करीब पहुंचा। क्या हुआ सर हेडक्वार्टर में? मैं तो जब से यहाँ पहुँचा हूँ बस कंपाउंड में ही टहल रहा हूँ, सीट पर बैठा ही नहीं। क्या बोले कमिश्नर साहब? एसीपी ने जवाब नहीं दिया। उसने एसएचओ को अपने पीछे आने का इशारा किया और लंबे डग भरता इमारत की तरफ बढ़ा। एसएचओ उसके पीछे लपका। अपने ऑफिस में पहुंचकर एसीपी अपनी कुर्सी पर ढेर हुआ और हताशा से सर हिलाता हुआ लंबी लंबी सांसें लेने लगा, जैसे कि मैराथन से वापस आया हो। क्या हुआ सर? एसीपी ने उसे हाथ से बैठने का इशारा किया और मेज पर से पानी का गिलास उठाकर पानी के 2 घूंट हलक में उतारे। इज्जत आबरू का जनाजा निकल गया नसीब सिंह। पहली बार एहसास हुआ कि नौकरी नौकर का ही काम होता है, भले ही नौकर एसीपी कहलाता हो। कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई भाई, क्यों ना होती। अल्टीमेटम नहीं मिला था आधे घंटे में पेश होने का? क्या हुक्म हुआ? हुक्म हुआ कि हम योगेश पांडे के करीबी फटकने की गुस्ताखी ना करें। हैं? हाँ, यानी कि हम भूल जाएं कि उनकी एक इश्तिहारी मुजरिम से जुगलबंदी है, जिससे कि उन्होंने हमारे आंख में धूल झोंक कर हमारे थाने से रिहा करवाया और फरार हो जाने में मदद की। हाँ, ऐन यही हुक्म हुआ है। लेकिन सर, ये तो गंभीर मसला है, कोई वजह उन्होंने खुद भी तो बयान की होगी कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था। ये वजह बयान की थी कि वो आश्वस्त थे कि मिस्टर पांडे ने इरादतन कोई गलत काम नहीं किया था। अगर कॉल कोई शेडी पास वाला शख्स था तो ज़रूर मिस्टर पांडे को उसने इस बात की कोई भनक नहीं लगने दी थी। ऐसा धोखा कोई भी खा सकता है, इसलिए कमिश्नर साहब ने ये हुक्म दिया है।